Good morning, welcome dear students. Today I am teaching you about chemistry class 10th. This is unit first. रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड एक्सप्रेशंस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण. दिस इज पार्ट 1. Please watch full part if you want to learn very well. So let's start students. पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है. जैसा कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, तो हम इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं. तो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं क्या होती है. तो साधारण तौर पर अगर बात करें कि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है. कैसे परिवर्तन? जैसे नमी के संपर्क में लोहा पड़ा है खुले मैदान में, नमी के संपर्क में, तो क्या होता है, लोहे पे जंग लगती है, तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है. हम पाचन क्रिया करते हैं तो भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है. शोषण करते हैं तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है. और दही जमाया जाता है, दूध से दही बनता है, तो भी हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है. तो इसको किस हिसाब से इसको हम बोल सकते हैं? तो बोलेंगे कि जब भी कोई नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है. या जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है. क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? क्या? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है. रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है. इस प्रकार देखो, आप लोग नोट्स भी बनाएंगे क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है. तो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है. या हम सीधे इसको एक लाइन में भी बोल सकते हैं कि जब नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है. फिर बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किस प्रकार के परिवर्तन को देखने को मिल सकते हैं. आप नोट में याद रखोगे. पहले तो हम आपको इसका उदाहरण बताएंगे. उदाहरण देखो किस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं. क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करती है. तो ये आपका हो गया उदाहरण. क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं.
तो इनके सभी गुणधर्म अलग है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और जल तो आप लोग जानते हो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसमें परिवर्तन क्या क्या होता है, तो नोट में आप लोग एक बात याद रखोगे, क्या कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक परिवर्तनों के द्वारा उल्टा नहीं जा सकता है। किन परिवर्तनों के द्वारा? भौतिक परिवर्तनों के द्वारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक परिवर्तनों के द्वारा उल्टा नहीं जा सकता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम भौतिक परिवर्तन के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम उलट देते हैं कि जल से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त कर लेंगे भौतिक परिवर्तन के द्वारा, तो ये नहीं कर पाएंगे। ये अगर होगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। तो भौतिक परिवर्तन होते क्या क्या हैं? देखो, भौतिक परिवर्तन है क्या क्या? जैसे संघनन, आप सब 9th से पढ़ते आए हो। नंबर 2 ऊर्ध्वपातन, नंबर 3 द्रवण, नंबर 4 वाष्पीकरण। आपने इन सब चीजों की जानकारी क्लास 9th में ले ली। इन सभी को आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के 9th के वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको ये सब परिवर्तन आने चाहिए। संघनन, द्रवण, ऊर्ध्वपातन, ये सब होते क्या है। फिर बात करते हैं कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन सी नई चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो इस पर बात करेंगे कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बदलता क्या है। चलो देखो, इसको आप सब लोग वीडियो को पास करके नोट कर दिया करो। तो क्या क्या परिवर्तन होता है ये जानिए। तो क्या क्या होते हैं परिवर्तन? जैसे जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन क्यों? आपको अभी उदाहरण बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से जल बन रहा था, जो कि द्रव था, लिक्विड था, यानी कि अवस्था में परिवर्तन। और क्या होगा? नंबर 2 बहुत से परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। क्या? ताप में परिवर्तन। एक वस्तु का ताप भी बदल सकता है, यानी कि पहले के पदार्थ का क्या ताप था और बाद के पदार्थ का क्या ताप होगा, ये इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो ताप में भी परिवर्तन। और क्या हो सकता है? नंबर 3 गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, वापी निकल सकती है। गैस का उत्सर्जन। और क्या क्या आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं? रंग में परिवर्तन हो जाता है। जो भी आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो सब आप लिख सकते हैं। क्या? रंग में परिवर्तन। इस प्रकार से आपने जो भी परिवर्तन देखे हैं वो सब आप इसमें लिख सकते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार से हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे
कि दैनिक जीवन में आपने कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देखी हैं। तो दैनिक जीवन में आपने कौन कौन से परिवर्तन देखे हैं, हम उनके बारे में बात करें। जैसे भोजन का पकना, भोजन पकता है, ये भी आपका कैसा है, एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। दही का बनना और लोहे पर जंग लगना, श्वसन इत्यादि क्या भोजन का पचना, पॉइंट नंबर 2, लोहे पर जंग लगना। नंबर 3, श्वसन। नंबर 4, पाचन। नंबर 5, दही का जमना। नंबर 6, चांदी का काला पड़ना। आपने इस प्रकार से अनेक ही परिवर्तन देखे, जैसे भोजन का पचना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, श्वसन, पाचन, दही का जमना और चांदी का काला पड़ना, तांबे का हरा पड़ना। इस प्रकार से आपने अनेक जो भी आप परिवर्तन देख रहे हैं, वो सब रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर बात करेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो पदार्थ इसमें भाग लेते हैं वो पदार्थ क्या है, और जो नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं वो क्या है। तो आपको ये उदाहरण से बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर करते हैं, ये है क्या, रासायनिक अभिक्रिया में क्या कहलाएंगे, और जल बनता है, इसको क्या कहेंगे। ठीक, तो एक पॉइंट आपको नया बता रहे हैं, अभिकारक। अभिकारक पदार्थ, अभिकारक क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, चाहे 2, चाहे 3, चाहे क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला
पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक पदार्थ कहते हैं। फिर दूसरा, अब जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? तो इसके लिए आपको एक नए शब्द से मिलाते हैं, उत्पाद पदार्थ। तो उत्पाद किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार से आइए इसे एक उदाहरण से समझें कि क्या अभिकारक है और उत्पाद क्या है। तो आपको उदाहरण एक बताया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये आपका क्या कहलाएगा? अभिकारक पदार्थ। जो नया बनने वाला पदार्थ है वो है जल, और ये जल ही आपका उत्पाद कहलाएगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे चीजें जुड़ती चली जाएंगी। आपकी नई जानकारी मिल चुकी है कि अभिकारक क्या कहलाते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद क्या कहलाते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं, उत्पाद पदार्थ कहलाते हैं। फिर देखते हैं इसके आगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। ये तो बात हुई रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक समीकरण क्या होती है? तो रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसा तो हम थ्योरी में लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन इसी उदाहरण को अगर समीकरण के रूप में लिख दें, समीकरण के रूप में कैसे लिखें?
अब जो अभिकारक पदार्थ हैं और बनने वाले उत्पाद पदार्थ हैं, इन पदार्थों को इनके प्रतीकों और सूत्रों के रूप में अवस्था के साथ प्रदर्शित कर दें तो आपका समीकरण रूप कहलाएगा। अर्थात इस बात से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। तो बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण। इससे पहले अभी तक हम चल रहे थे रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें जो आपको मुख्य बात सामने निकल कर आई वो ये कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखा जा सकता। आप ये बात याद रखोगे क्या? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। लिखेंगे किस प्रकार से? रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक पदार्थों, क्यों? रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों अभिकारक हमने कहा किसको था? यानी कि भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों। तथा बनने वाले या उत्पाद, इनको एक दूसरे नाम से जाना था उत्पाद, नए पदार्थ को उनके प्रतीकों व सूत्रों के रूप में अवस्था के साथ अब आपका एक नया शब्द फिर से अवस्था, मतलब ठोस है कि द्रव है कि जलीय विलयन है या गैस है, ये अवस्थाएं हैं। ठीक, अवस्था के साथ प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार से तो यह आपका रासायनिक समीकरण होगा। बात करें उदाहरण की, तो एक उदाहरण आपने पहले रासायनिक अभिक्रिया में सीखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं।
तो वही एग्जाम्पल यहां पर हम देंगे। किस प्रकार से? हाइड्रोजन को H2 है क्या? गैस। और कौन? जल, जल O2, ये भी क्या है? गैस है। मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जल का सूत्र होता है H2O, और ये कैसा है? लिक्विड है, द्रव। तो आपका ये रूप रासायनिक समीकरण रूप कहलाता है। अब क्रिया रूप क्या था? आपने देखा था किस प्रकार से लिखा था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। बात करें इसके अगले उदाहरण की, तो अगला एक नया उदाहरण आपको बता रहे हैं, जोड़ रहे हैं इसमें, क्योंकि धीरे धीरे चीजों को जोड़ते चले जाएंगे तो आसान लगेगा। तो आपका जो नया उदाहरण जुड़ा है वो है मैग्नीशियम, रिबन का वायु में दहन। अगर इस प्रकार से बोले मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, तो आपका ये कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। अब इसी को समीकरण के रूप में लिखेंगे। कैसे? मैग्नीशियम प्रतीक होता है Mg, और कैसा होता है? सॉलिड होता है। अगर दहन करेंगे वायु में तो ऑक्सीजन होगी O2, और ये इसकी अवस्था कैसी? गैस। बनेगा क्या? MgO। ये भी कैसा होता है? ठोस होता है। तो आपका यह रूप समीकरण रूप कहलाएगा। ठीक है। फिर अब इस उदाहरण को अगर हम देखें तो आपका 2H यहां, 2H यहां है, 2O यहां है, और यहां एक ही O है। तो ये संतुलित नहीं है, संतुलन में यह अभिक्रिया नहीं है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। और जब अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है तो आपकी कंकाली अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि आपको 1 नंबर में टिप्पणी पूछी जाती है, क्या? कंकाली अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या? कंकाली अभिक्रिया। आपको कंकाली अभिक्रिया पर टिप्पणी ज्यादा पूछी, तो किस प्रकार से करेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण रूप से संतुलित नहीं होती है या असंतुलित होती है, कंकाली अभिक्रिया कहलाती है। तो अब ये असंतुलित समीकरण, इसको संतुलित भी करना आवश्यक है, लेकिन क्यों हम इसको संतुलित करते हैं ये भी जानना जरूरी है। ये तो समीकरण तो सही है, अब संतुलित क्यों इसको करेंगे? तो आपने 9th में पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम होता क्या है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। या कुछ बच्चों ने इस नियम को द्रव्य की अविनाशता का नियम इस नाम से भी पढ़ा है। तो यहां पर इसी के कारण हम समीकरण को संतुलित करेंगे। क्यों? द्रव्यमान को संतुलित करना है। अब द्रव्यमान तो वस्तु पर निर्भर करता है ना। जैसे ये दोनों पेन एक जैसे हैं, समझना बात, ये दोनों पेन एक जैसे हैं। एक ये तीसरा पेन है, बिल्कुल वैसा है, 2 इधर हैं, 1 इधर है। इन सबके द्रव्यमान बराबर है, लेकिन यहां पे कितना द्रव्यमान है? 2 गुना है, यहां पर 1 गुना।
मतलब यहां पर हमें 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जितना द्रव्यमान अभिक्रिया के अभिकारक का है, उत्पाद का भी द्रव्यमान उतना ही होगा। क्यों? नष्ट नहीं होता, और नष्ट नहीं होता तो किस प्रकार से बराबर करेंगे? क्योंकि यह निर्भर करेगा परमाणु की संख्या पर। हम परमाणु बराबर करेंगे और द्रव्यमान बराबर हो जाएगा। हम इसकी संख्याओं को बराबर करते हैं। एक जो आपका एग्जाम्पल बताया, यहाँ 2 थे, यहाँ भी 2 ले आएंगे और द्रव्यमान अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या बराबर की द्रव्यमान बराबर होता है। चलो देखते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करना। आपको एक सारणी के माध्यम से बताएंगे ताकि आप बड़ी से बड़ी अभिक्रिया को संतुलित करें। आपको कुछ अभिक्रिया संतुलित करके अभी बताएंगे, आगे आने वाले प्रत्येक एग्जाम्पल को हम संतुलित करके ही लिखेंगे, क्योंकि अब यहां से हम इसका संतुलन करना जानेंगे। अब आगे एग्जाम्पल जो भी देंगे वो संतुलित समीकरण के होंगे। क्या? रासायनिक समीकरण का संतुलित करना। चलो, आपने अभी एग्जाम्पल एक पढ़ा, H2 प्लस O2 आयरो H2O। यस, ये गैस है दोनों, ये आपका लिक्विड है। अवस्थाएं आपको याद रखनी है। L लिखते हैं तो द्रव है, लिक्विड है। G लिखते हैं तो उसका मतलब है गैस। S लिखते हैं तो सॉलिड यानी कि ठोस। और आपका एक और शब्द हम इसमें यूज करेंगे, एक्वस, जिसे कहेंगे जलीय विलयन। इस प्रकार से आपको प्रतीक के रूप में याद करना है। ठीक है, तो अब इसको संतुलित करने के लिए एक हम सारणी बनाएंगे। किस प्रकार से करेंगे आप समझो। ऐसे यहां पर लिखेंगे अभिकारक। क्यों? रासायनिक अभिक्रिया में 2 ही चीजें होती, एक तो अभिकारक पदार्थ और दूसरा उत्पाद पदार्थ। अब चाहे जितने हो, इस प्रकार से अभिकारक में है क्या क्या? हाइड्रोजन है H, ऑक्सीजन है O। 2 ही है तो 2 ही रखेंगे, जितने होंगे सब क्रमवार से प्रत्येक को हम नोट करेंगे। हाइड्रोजन की अभिकारक में संख्या 2 है, उत्पाद में संख्या 2 है। हाइड्रोजन संतुलित है। फिर देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है, लेकिन उत्पाद में 1 है। ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। अब ऑक्सीजन को 2 करते हैं, तो ऑक्सीजन को 2 किस प्रकार से करें कि ऑक्सीजन में 2 से गुणा करा दें। लेकिन क्या हम गुणा ऑक्सीजन में इस प्रकार से कराएंगे? ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका मैथ सब्जेक्ट होता है तो उसमें गुणा इसी प्रकार से आप कराते हैं। तो इसमें कराते किस प्रकार से हैं? जो पदार्थ होता है पूरे में गुणा हो जाती है, पूरे पदार्थ में आप गुणा हो जाती है। किसी एक सिंगल परमाणु में आप गुणा नहीं करा सकते, या तो वो सिंगल होना चाहिए, एकल होना चाहिए। अब जब पदार्थ है तो पूरे पदार्थ में आप गुणा करो। अब आपने गुणा O में करा दी, लेकिन
H में अपने आप ये गुणा हो गई। तो H कितना हो गया उत्पाद में, 2 पहले से थे, 2 से गुणा हो गई, कितने हो गए 4। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन 2 बच गए। अब हाइड्रोजन संतुलन में नहीं, ऑक्सीजन संतुलन में है। तो हाइड्रोजन में गुणा कराएंगे 2 से, चलो कराते हैं। तो यहां पर तो हाइड्रोजन एकल है, हाइड्रोजन खुद में एक पदार्थ है, तो इसमें हम 2 से गुणा करें तो सिर्फ हाइड्रोजन नहीं हो, अगर इसके पास में भी कुछ होता तो उसमें भी आपकी गुणा हो जाती। तो इसमें है नहीं, तो 2 पहले से थे, 2 से गुणा कर दिया, आपको कितना हो गया 4। तो अब सारणी में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन भी अभिकारक और उत्पाद में बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है। तो इसी समीकरण को हम लिख लेंगे फिर से, क्या 2H2 गैस प्लस O2 गैस एरो 2H2O लिक्विड। इस प्रकार से आप इसको लिख लें, ब्रैकेट नहीं आप, नहीं तो ये रूप आपका गलत हो जाए। इस प्रकार से करूंगी, ये आपकी संतुलित समीकरण कहलाएगी। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या आपको हमने एक और एग्जांपल बताया, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दें, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दें। तो समीकरण क्या दी थी, Mg, मैग्नीशियम की का प्रतीक Mg कैसा था, सॉलिड था, प्लस वायु में दहन यानी कि ऑक्सीजन होती है वायु में, एरो क्या बनता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैसा सॉलिड। तो अभिकारक में Mg और O उत्पाद में भी आपके यही मिल जाते हैं, लेकिन Mg कितना है, 1 है, उत्पाद में भी 1 है, O कितना है, 2 है, उत्पाद में 1 है। Mg तो संतुलित है, O संतुलित है, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे कितने से, 2 से गुणा करा दें। तो 2 से जब गुणा कराएंगे तो आपकी पूरे से गुणा हो जाएगा, यानी कि इस वाले 2 से ना चाहते हुए भी आपको गुणा कराना। अब 2 यहां हो गया, यहां 1 है, तो इस वाले में भी हम 2 से गुणा करा लेंगे इस प्रकार से। तो ये आपका दोनों साइड बराबर हो गया। इसको सही रूप में लिख लेते हैं, 2Mg सॉलिड प्लस O2 गैस एरो 2MgO सॉलिड। तो आपकी यही अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया कहलाएगी। क्या संतुलित अभिक्रिया कहलाएगी। और इसके उदाहरण देखते हैं, आपको 1-2 उदाहरण कराएंगे ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। थोड़ी सी चीज इसको हम और जोड़ रहे हैं। अब हम अभिकारक में 3 परमाणु लेकर के चलेंगे, धीरे धीरे आपको सब बताएंगे। आज 4 होंगे, 5 होंगे, आप सब कर लेंगे। देखो किस प्रकार से एक नया उदाहरण जोड़ रहे हैं। लोहे की वाष्प के साथ क्रिया, जैसे हमें जानकारी है, पता है कि लोहे पर जंग लग जाती है। कैसे लगती है, जब लोहा नमी के संपर्क में आता है तो उस पर उसके ही ऑक्साइड के भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इस अभिक्रिया को हम लिखेंगे और संतुलित करके भी देखेंगे। क्या लोहा, लोहे का प्रतीक होता है Fe, क्या Fe प्लस नमी के संपर्क में आएगा यानी कि जल होगा, बनेगा क्या, इसी के ऑक्साइड बनेगा Fe3O4 बनेगा।
चलो देखते हैं, इसको संतुलित भी करते हैं। अब इसमें 3 परमाणु हैं, एक तो है Fe, दूसरा है H, तीसरा है O। Fe कितना है? 1 है। इधर कितना है? 3 है। संतुलित नहीं है, तो इधर 3 से गुणा करा दें, संतुलित हो जाएगा। चलो इधर हमने 3 से गुणा करा दिया, संतुलित होगा। Fe तो संतुलित हो गया। फिर आगे H इधर कितना है? 2। इधर कितना है? इधर भी 2 है, ये भी संतुलित। अब O इधर कितना है? 1 है, अभिकारक में और उत्पाद में कितना है? 4 है, उत्पाद में 4 है। तो किस प्रकार से अब संतुलित किया जाए? क्या इसमें हम 4 से गुणा कराते ठीक रहेगा, क्योंकि 4 4 बराबर है। तो इसमें हमने 4 से गुणा करा, लेकिन O में 4 से गुणा कराई है, H में तो अपने आप हो गई है, H में अपने आप गुणाई हो गई है 4 से, तो ये तो हो गए 8। तो इधर भी 8 ही करने हैं, तो इसमें भी हम क्या 4 से गुणा करा दें, 8 हो जाएंगे। तो इधर तो आप सभी संतुलित हैं, यहां भी 3 3 8 8 4 4 संतुलित। इसी समीकरण को हम सही रूप में लिख लेंगे, 3Fe प्लस 4H2O, जंतु आप ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड है, एरो Fe3O4, ये भी कैसा होता है? सॉलिड होता है, प्लस 4H2O, H2 और ये कैसा होता है? गैस होता है। यह आपकी संतुलित समीकरण कहलाएगी। इसी प्रकार से आपको जो भी समीकरण आगे आएंगी, जो भी आपको एग्जाम्पल बढ़ाते चलेंगे, धीरे धीरे आपको नए एग्जाम्पल मिल रहे हैं। आप एक साथ आपको एग्जाम्पल बताया जाए तो आपको दिक्कत जाएगी, नए नए एग्जाम्पल जानेंगे, इस प्रकार से सीखेंगे। अब बात करेंगे नए क्वेश्चन की, जो आपको बताया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आप इसको और जानिए। इस प्रकार से आपको बोर्ड में एक कारण सहित क्वेश्चन पूछ लेता 2 नंबर में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आप क्या बताएंगे? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्य का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। किस प्रकार से? द्रव्यमान संरक्षण नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्य का निर्माण होता है और ना ही विनाश। ये बात, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? बात करें इसके निष्कर्ष की।
तो निष्कर्ष ये निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में पहले, रासायनिक अभिक्रिया के पहले या अभिकारक पदार्थ का द्रव्यमान बनने वाले पदार्थ या उत्पाद पदार्थ के द्रव्यमान के तुल्य होता है। ये आपका निष्कर्ष है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले होता क्या है? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद, एवं उसके बाद में बनता क्या है? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने ये क्यों कहा कि प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए? क्योंकि आपको हमने पहले बताया कि परम द्रव्यमान किस पर? संख्या पर निर्भर करता है। यहाँ पर क्या है? किसकी संख्या होगी? परमाणु ले रहे हैं तो परमाणु की संख्या पर निर्भर करेगा। यानी कि नोट में एक बात लिखेंगे, आप लोग ये अच्छे से याद रखोगे कि द्रव्यमान परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। बस इस प्रकार से आप लोग आज एक काम करेंगे कि अपनी बुक से जो भी आपको समीकरणें दी गई उनको आप संतुलित जरूर करें और इसको रिवाइज करेंगे। आज का सेक्शन यहीं से समाप्त करते हैं। इसके आगे फिर हम देखेंगे अगले सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।